जीवन में सफलता हासिल करना हर व्यक्ति का कर्तव्य भी है और अधिकार भी है। आपका कर्तव्य है आप सफल बने और आपका अधिकार है कि आपको सफलता के सारे सूत्र मिले। और ये हम शिक्षकों का कर्तव्य है कि आपके साथ वो अनुभव साझा करें जिससे आप अपने जीवन में अधिक से अधिक सफल हो सके। हम सभी शिक्षकों को अपना ध्यान एक ही बात पर लगाना चाहिए कि जीवन का जो हमारा अनुभव है वो हम आपके साथ साझा करें। इससे आप जीवन के सफलता के परचम को, आप जीवन की उच्चतम सफलताओं को हासिल कर सकें। देखिए, जो कष्ट हमने बिताए हैं, जो समय हमने बिताया है, जिन परीक्षाओं को हमने दिया है, उनके अनुभव हम आपको साझा करके आपके रास्तों को थोड़ा सा आसान कर सकें तो हमारा जीवन सफल होता है, हमारा मकसद सफल होता है। शिक्षक का कार्य क्या है? शिक्षक का कार्य विद्यार्थी के जीवन में ऐसी रोशनी भर देना जिससे विद्यार्थी सही दिशा को आसानी से ढूंढ सके और अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंच सके। शिक्षक नहीं होगा तो भी विद्यार्थी सफल होगा, लेकिन जो परिश्रम उसको करना पड़ेगा वो ज्यादा होगा। मैं अगर आज आप लोगों से कुछ बातचीत करता हूं और उसको आप अपने जीवन में पालन करेंगे तो इसका नतीजा ये निकलना चाहिए कि आप जल्दी सफल हों, ज्यादा सफल हों, सही दिशा को पकड़ें। जीवन में दुनिया भर के प्रलोभन आते हैं, उन प्रलोभन से बचें। अपना पूरा ध्यान एक मकसद पर केंद्रित कर सकें, ये हमारा उद्देश्य होता है। विपिन जी, आप अपने आप को थोड़ा म्यूट कर देना। हाँ जी सर। हाँ, जीवन की इस दौड़ के अंदर हम सबने देखा है कि आज का दौर एक ऐसा दौर है, वो व्यक्ति अधिक सफल होता है दोस्तों जिसको कठिनाइयों के बीच में अपनी अपनी अपने आप को स्थिर रखना आता है। भयंकर परेशानियों के बीच भी जो आदमी स्थिर रह सकता है, भयंकर परेशानियों के बीच भी जो व्यक्ति अपने आप को मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से मजबूत बनाए रख सकता है, उसके लिए एक शब्द है अंग्रेजी में, वो शब्द है रेजिलियंस। रेजिलियंस यानी आप कितना भी मुसीबत में, कितनी भी परेशानी में, कितनी भी बड़ी ठोकर खाओ, लेकिन फिर भी आप बड़े जोश से खड़े हो जाओ। आपको ठोकर लगी कोई बात नहीं, सबको लगती है ठोकर, लेकिन ठोकर लगने के बाद आप उसी जोश और उसी उत्साह और उसी सकारात्मकता के साथ में अगर आप खड़े होते हो तो इसके लिए एक शब्द है रेजिलियंस। और हम सबको जीवन में रेजिलियंस विकसित करना है, क्योंकि ये जीवन भी ऐसी है, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। ये जीवन का नेचर है। हम जब ऊपर तरफ होते हैं, हम अपना आपा खोल देते हैं, अपना ईगो बहुत ऊंचा कर लेते हैं, हम अपने आप को सब कुछ मानने लग जाते हैं, हम अपने आप को ईश्वर मानने लग जाते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है, हम सभी ईश्वर हैं, ईश्वर हमारे अंदर ही है और कहीं नहीं है। लेकिन अफसोस तब होता है कि जब हम नीचे की तरफ चले जाते हैं, कई बार फेल हो जाते हैं, हिम्मत हो जाती है। एक परीक्षा का परिणाम आया और हमारा सारी हिम्मत चकनाचूर, सारा जोश खत्म, सारे हमारे अरमान खत्म हो जाते हैं। ये स्थिति नहीं होनी चाहिए दोस्तों। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अपने अंदर का जोश बनाए रखना है, अपने अंदर का उत्साह बनाए रखना है। कोशिश ये करनी है कि हम सभी लोग, अगर हमें बेहतरीन समय मिलता है उसका हम फायदा उठाएं, और हमें मुसीबत आती है, परेशानी आती है, उस वक्त अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखें। जीवन में सफलता के लिए 4 प्रमुख चीजें आती हैं।
IQ, EQ, SQ। IQ मतलब इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, इंटेलिजेंस मतलब अवेयरनेस। IQ का सीधा संबंध है हमारी अवेयरनेस, एबिलिटी टू ग्रास्प इंफॉर्मेशन, एबिलिटी टू एनालाइज इंफॉर्मेशन। जिन व्यक्तियों में IQ ज्यादा होता है, राइट, कुछ सीमा तक IQ हमारे बचपन से डेवलप होता है, कुछ हम अपनी तरफ से डेवलप कर लेते हैं। कैसे? हम रोज एनालिसिस करते हैं, दोस्तों के साथ में बैठ करके न्यूज़पेपर के एनालिसिस करते हैं, करंट ट्रेंड्स के एनालिसिस करते हैं, आजकल क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस पर चिंतन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं। इन सब तरीकों से क्या होता है, हम लोग अपना IQ थोड़ा सा स्ट्रेंथन कर लेते हैं। तो जो IQ हमको ईश्वर ने दिया है उसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो ये हमारा पहला। फिर है EQ। जीवन में सफलता में EQ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। EQ मतलब इमोशनल क्वोशिएंट। हम अपने इमोशंस को कितना कंट्रोल में रख पाते हैं। EQ कैसे होता है? जैसे हमें आवेश आता है, किसी ने हमसे कुछ कहा, हमें आवेश आ गया, क्रोध आ गया। अब यहाँ हमें कुछ नियम अपनाने पड़ेंगे। जब भी क्रोध आए 10 तक की गिनती करनी, 1 से 10 नहीं, 10 से 1 उल्टी गिनती। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 10 से 1 तक की उल्टी गिनती करनी, फिर कोई भी काम करना। जब हम क्रोध में हों, जब हमें अपने ऊपर नजर रखना है, अपने आवेश पर नजर रखना है। इंसान है, कभी हमारा आवेश बढ़ जाता है, कभी हमें क्रोध आ जाता है। तो क्रोध आना कोई गलत बात नहीं है, हम सभी इंसान हैं, क्रोध आ सकता है, आवेश आना स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन उसके बाद कुछ काम करने जरूरी है। इधर हम आवेश में आए, 10 से 1 तक उल्टी गिनती लगानी है, अपने आप को देखना है, सांस की गति को देखना है। जब हमारी सांस बिल्कुल छोटी है तो हमें कोई निर्णय नहीं लेना, कुछ नहीं बोलना, कोई रिएक्शन नहीं देना। जब हमारी सांस लंबी है, सामान्य है, नॉर्मल है, तब हमें अपना निर्णय लेना है। ये बिल्कुल छोटे छोटे प्रयोग हैं जो हम सबको अपने जीवन में करते हैं। इससे क्या होगा, हम आवेश के दुष्परिणामों से बच जाएंगे, हम क्रोध के दुष्परिणामों से बच जाएंगे। नहीं तो ये क्रोध हमें ही जला देगा, इस क्रोध का दुष्परिणाम हमको ही भुगतना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं EQ, इमोशनल क्वोशिएंट। और तीसरी बात जो इसी से संबंधित है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, वो है SQ, स्पिरिचुअल क्वोशिएंट। स्पिरिचुअल क्वोशिएंट से क्या मतलब है? स्पिरिचुअल क्वोशिएंट मतलब हम सबको आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ना है। जीवन में सफलता के साथ आध्यात्मिकता, ये दोनों बातें साथ चलनी चाहिए। स्पिरिचुअलिज्म एंड सक्सेस, ये दोनों साथ में चलनी चाहिए। स्पिरिचुअलिज्म हमको जीवन में सफलता और ज़्यादा पाने में मदद करेगा। यह हमारे अंदर एक निर्विकार समाधि की स्थिति क्रिएट करेगा, जिसमें हम हर पल आनंदमय रह पाएंगे। अंग्रेजी में एक शब्द है ब्लिस, BLISS, ब्लिस, बड़ा अच्छा शब्द है। ब्लिस का मतलब क्या? ब्लिस का मतलब ऐसा आनंद जो आप सब अनुभव कर सकें, और वो आपके साथ किसी वस्तु में नहीं है, वो आनंद आपके अंदर है। आज आपको मिठाई खाने में आनंद आता है, तो ये आनंद मिठाई के अंदर है, उसके स्वाद में है, उसमें चीनी डाली हुई है इसलिए। लेकिन मैं कहता हूँ आप अपने अंदर भी आनंद को महसूस करते हैं, तो उस आनंद का नाम है ब्लिस, BLISS, ब्लिस। तो आप सबको अपने अंदर के आनंद को अनुभव करना है, और अपने अंदर के आनंद को कैसे अनुभव करेंगे? SQ, स्पिरिचुअल क्वोशिएंट। तो ये स्पिरिचुअल क्वोशिएंट हम कैसे विकसित करें? मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, मौन के द्वारा। भारतीय दर्शन में मौन को बड़ा महत्व दिया गया है। हर विद्यार्थी को मौन की साधना करनी चाहिए। मौन यानी आपने घड़ी देखकर तय किया सुबह 8 से 9 बजे 1 घंटा में मौन रखूंगा। इससे क्या फायदा मिलेगा? इससे आपकी आत्मिक शक्ति मजबूत होगी। आपको ब्लिस यानी अपने अंदर जो आनंद है
उसको महसूस करने का मौका मिले। और आपको क्या इससे फायदा मिलेगा? आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी। मनोवैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च से ये पता लगाया कि जीवन में सफलता दो तरह की से मिलती है, दो विशेषताएं होती है जिससे सफलता मिलती है। इसके लिए उन्होंने एक शब्द खोजा, वो उन्होंने शब्द बताया लेवल 5 लीडरशिप, यानी बिल्कुल टॉप लेवल की लीडरशिप, हाईएस्ट लेवल की लीडरशिप। वो लीडरशिप जिससे आप जीवन की सफलता तक पहुंच सको। वो कैसे आ सकती है? लेवल 5 लीडरशिप, यानी एक व्यक्ति में दो गुण हों तो उसमें लेवल 5 लीडरशिप आ सकती है। वो दो गुण क्या है? एक है विनम्रता और दूसरी है विल पावर, आत्मिक शक्ति। विनम्रता कैसे आए? विनम्रता आती है विद्या से, ज्ञान से, सरलता से। आप सरल होंगे, विनम्र होंगे। आप सहज होंगे, विनम्र होंगे। आप में ज्ञान होगा, आप विनम्र हो जाएंगे। आप अज्ञानी होंगे, विनम्र नहीं हो सकते। आप ज्ञानी हैं, आपको सही गलत का फर्क पता चल रहा है, आपको दुनिया का पता चल रहा है। ऑब्वियसली क्या होगा? आप में विनम्रता आएगी और विनम्रता आपके व्यवहार में रिफ्लेक्ट होगी। आप में ईगो नहीं होगा, आप में घमंड नहीं होगा। तो आपको अपने अंदर विनम्रता को विकसित करना है, ये पहली बात। और दूसरी बात, आपको अपने अंदर क्या विकसित करना है? विल पावर, प्रोफेशनल विल पावर। विल पावर यानी देखिए, जीवन में आसान काम हर कोई कर सकता है, लेकिन आपको सफल बनना है, आपको मुश्किल काम करने के लिए सक्षम बनाना पड़ेगा अपने आप को। आसान काम तो हर कोई कर सकता है, लेकिन मुश्किल से मुश्किल काम को हंसते हुए आपको करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको अपने अंदर प्रोफेशनल विल पावर को डेवलप करना पड़ेगा, अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। आत्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? अपनी प्रोफेशनल विल पावर को डेवलप करने के लिए आप क्या करेंगे? अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए आपको अपने अंदर विल पावर को डेवलप करने के लिए भारतीय तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, स्पिरिचुअल क्वेश्चन डेवलप करना पड़ेगा, अपनी आध्यात्मिक शक्ति का विकास करना पड़ेगा। अब बस मैं आता हूँ उसी बिंदु पर। आपको अपने अंदर आत्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए मौन व्रत का पालन करना है। कभी महीने में एक दिन या साल में एक दिन, जैसे आपको सुविधा हो। आप यंग व्यक्ति हैं, कर सकते हैं, उपवास करिए, व्रत करिए। ये आपकी विल पावर बढ़ाने में आपको मदद करेगा। ध्यान को अडॉप्ट करिए, कोई भी ध्यान। अगर कोई ध्यान का तकनीक आपको नहीं आती, सरल बैठ जाए आराम से 1 घंटे या 40 मिनट या आधे घंटे, जैसे आपको सुविधा हो, तय कर लो कि मैं 1 घंटे बिल्कुल मौन बैठूंगा। जो भी मेरे मन में विचार आ रहा है उसको आने दो और अपने आप को धीरे धीरे पूरी तरह से शांत करो। ये समय आपके अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट है। दिस टाइम इज इन्वेस्टमेंट अपॉन योरसेल्फ। ये आपका अपने आप के ऊपर सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो ये प्रयोग आप लोग शुरू करें सब, और इससे आपको अपने अंदर एक हल्कापन महसूस होगा, एक आध्यात्मिक चेतना का विकास महसूस होगा। ये जो हमारा शरीर है ना, इस शरीर में ड्यूअलिटी है, दो तत्व है। एक तत्व है भौतिक तत्व जो आपको नजर आ रहा है, हमारा शरीर, और एक है चेतना जो आपको नजर नहीं आ रहा, जो कहीं नजर भी नहीं आता, कोई लेबोरेटरी में पकड़ में नहीं आता, वो है हमारी आत्मा। तो ये जो हमारे अंदर जो आत्मा है, इसको मजबूत बनाना विल पावर कहलाता है। इसकी चेतना को मजबूत बनाना विल पावर कहलाता है। तो शरीर की चेतना को विकसित करने के लिए आप एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, इससे शरीर में ताकत आती है, ठीक है, स्वस्थ रहता है। ये बहुत जरूरी है, शरीर का स्वस्थ रहना भी जरूरी है। पहला सुख निरोगी काया, शरीर स्वस्थ रहे ये भी बहुत जरूरी है, शरीर का स्वस्थ रहना भी जरूरी है। उसके साथ ही आत्मिक चेतना का विकास, अपनी आत्मिक शक्तियों का विकास, वो भी बहुत जरूरी है। उसके लिए क्या करें? उसके लिए वो सब बातें जो मैं आपसे कह रहा हूँ, मौन व्रत, अध्यात्म,
सत्य साहित्य का अध्ययन अगर आप कर सकें तो उपवास या व्रत जो आपको आपकी आत्मा से आपको ये विवेक प्रदान करे कि मैं अलग, मेरा शरीर अलग, मेरी आत्मा अलग, मेरा शरीर अलग, और इस आत्मा की चेतना का विकास मेरा कर्तव्य। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर श्री कृष्ण अर्जुन को ये तरीका बताते हैं कि कैसे उनको मेडिटेशन करना है, जिसमें वो कहते हैं कि आप कुश का जो आसन होता है उस पर बैठो, सीधे बैठ जाओ, कमर बिल्कुल सीधी 90 डिग्री के एंगल पर एकदम, और अपनी सांस को देखो। बस अपनी आंखें दोनों, ये नाक का जो अग्रभाग है इस पर केंद्रित कर लो और नाक से आती जाती हुई सांस को देखो। बस आती जाती हुई सांस को देखते रहो। बिल्कुल सीधा सा सरल सा उपाय उन्होंने बताया है, और इस प्रकार ये श्रीमद् भगवत गीता में दिया है श्री कृष्ण ने। बिल्कुल सरल तकनीक उन्होंने दी है जिसको हर कोई अपना सकता है। अध्यात्म का सबसे सरल उपाय है। आकाश जी, आप इसको थोड़ा एक बार म्यूट कर दोगे? आकाश तिवारी जी, आकाश तिवारी जी, आप अपने आप म्यूट। हाँ, थैंक यू आकाश। सॉरी सर। तो ये सबसे आसान तरीका है। फिर देखिए, हम जो भी साधन इस्तेमाल करते हैं वो 3 तरह के होते हैं: सात्विक, तामसिक, सत्य, रज, तम। तो सात्विक जैसे जिसके अंदर हम चेतना का विकास करते हैं उसको हम बोलते हैं सात्विक। हमारे आय के साधन सात्विक होने चाहिए। हमारे जीवन में हमें जब भी मौका मिले सात्विकता की तरफ बढ़ना है। सात्विकता अधिक हो, तामसिक कम से कम, राजसिक जो चंचलता की तरफ ले जाते हैं वो भी कम, तामसिक जो हमें आलस्य की तरफ ले जाते हैं, प्रमाद की तरफ ले जाते हैं, वो भी कम, और सात्विकता जो हमें चेतना की तरफ ले जाती है, हमें सात्विकता हमें उल्लास चेतना की तरफ ले जाती है, उसकी तरफ हमें ज़्यादा। अगर हम जीवन में अपने आप का विकास करते हैं, अपनी चेतन शक्ति का विकास करते हैं, तो इसका सीधा प्रभाव हमारे पर्सनैलिटी पर, हमारे व्यक्तित्व पर पड़ने लग जाता है। हम अधिक सफल होने लग जाते हैं, हम अपने काम के प्रति अधिक समर्पित हो जाते हैं। हमारे अंदर आत्मिक चेतना का जब विकास आता है तो हमारे अंदर जो परेशानियां होती है उनको हैंडल करने की क्षमता, जिसके लिए अंग्रेजी का शब्द है रेजिलियंस, उसकी क्षमता अपने आप बढ़ने लग जाती है। और इसका फायदा हमको इंटरव्यू में भी मिलता है। आज हम देखते हैं, आप किसी इंटरव्यू को फेस करने जाते हैं तो वहाँ पे प्रक्रिया क्या होती है? एक ग्रुप डिस्कशन होता है, एक इंटरव्यू होता है। वो क्या देखना चाहते हैं? ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू में वो देखना चाहते हैं कि आप कितने शांत रह सकते हैं, आप विपरीत परिस्थिति में भी क्या शांत रह सकते हैं, क्या आपके साथ किसने आर्ग्यू किया, आप आर्ग्यूमेंटेटिव होने की बजाय उसके साथ शांति से बात कर सकते हैं क्या? तो ये जो क्वालिटी है ये आप में कैसे विकसित हो, इस क्वालिटी के विकास के लिए आप क्या कर सकते हो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो अगर आप अपने आप को विपरीत परिस्थितियों में भी शांत बनाए रख सकते हो, आर्ग्यूमेंट हो रहा है आप शांत रह सकते हो, जीडी में किसी ने आपकी बात काट दी आप शांत रहते हो, जीडी में कोई आपसे आर्ग्यू कर रहा है, बहस कर रहा है, लेकिन आप बड़े शांति से उसको जवाब दे रहे हो, ये क्वालिटीज इंपॉर्टेंट होती है। ये क्वालिटीज कैसे विकसित की जाए? आध्यात्मिकता से। आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं, कंपनी ऑब्वियसली डिग्री तो चाहिए, डिग्री आपने हासिल की हुई है, कंपनी आपकी डिग्री धारी 10 लोग आ गए, अब कंपनी को तय करना 10 में से किसको चयन करें, होम टू सेलेक्ट। तो कंपनी इंटरव्यू लेती है, इंटरव्यू में वहाँ पे एक HR राउंड होता है, एक व्यक्ति साइकोलॉजिस्ट होता है, एक व्यक्ति ये देखता है कि आपकी क्या क्वालिटीज़ है, कैसा आपका नेचर है, एक व्यक्ति आपसे टेक्निकल सवाल पूछता है, एक व्यक्ति जानबूझ के मुश्किल सवाल पूछता है, ये पता लगाने के लिए कि आप किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं। ये प्रक्रियाएं होती है इंटरव्यू।
आप सब लोगों को मॉक इंटरव्यू देना है अधिक से अधिक, ताकि आप ये समझ सको कि एक कंपनी सिलेक्शन कैसे करती है। जब कोई कंपनी किसी कैंडिडेट को सिलेक्ट करती है तो किस तरह सिलेक्ट करती है। आपको मौका मिले ज़रूर मॉक इंटरव्यू दो। आपको कोई नहीं मिले, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और मुझसे कह सकते हो कि मेरा एक मॉक इंटरव्यू ले लीजिए, कल मेरा इंटरव्यू होने वाला है। कोई भी इंटरव्यू हो उससे पहले मॉक इंटरव्यू लो। मॉक इंटरव्यू से आप अपने आप को रिव्यू करो, अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू करो। क्या प्रश्न पूछे जाते हैं? आपसे पूछा जाएगा आपका लक्ष्य क्या है, जीवन में आपका लक्ष्य क्या है, क्या हासिल करना चाहते हैं जीवन में, कैसे हासिल करना चाहते हैं, किस तरह से हासिल करते हैं। अब इनके जवाब आपको पहले से पता होने चाहिए। ये क्वेश्चन हर इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। आप जीवन में क्या बनना चाहते हो, कैसे अपनी सफलता हासिल करना चाहते हो, क्या आपका जीवन के प्रति दृष्टिकोण है, आपने जीवन में अब तक क्या सीखा, क्या अनुभव रहे, क्या सफलता थी, क्या असफलता थी, जो आपकी असफलता थी उसका क्या कारण था, आपकी क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या कमजोरियाँ हैं, कैसे अपनी कमजोरियों को दूर करोगे आप, किस तरह से आगे बढ़ोगे, आपके खट्टे मीठे अनुभव क्या हैं, किस प्रकार की परिस्थितियों में आप बेहतरीन काम कर पाते हो, किस तरह की स्थितियों में आपको दिक्कत आती है, आप एडजस्ट हो सकते हो क्या, क्या आप समूह में काम कर सकते हो। जो कंपनी आपका इंटरव्यू लेगी वो ये पता लगाना चाहती है कि क्या आप टीम वर्कर हो क्या। देखिए, डिग्री जो आपको मिली वो डिग्री आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटी पे है। आप अकेले रह कर के काम कर सकते हो, ये साबित करती है आपकी डिग्री, क्योंकि डिग्री हमारी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर आधारित है। लेकिन कंपनियों की सफलता इस बात पर डिपेंड करती है, क्या आप ग्रुप में काम कर सकते हो, क्या आप समूह में काम कर सकते हो, क्या आप ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म में अधिक से अधिक बेहतरीन ढंग से काम कर सकते हो। अगर आप ग्रुप में अच्छा काम कर सकते हो तो आप एक अच्छे टीम वर्कर हो। आप टीम वर्कर हो तो कंपनी को आपकी ज़रूरत है, तो कंपनी चाहती है आप जैसे टीम वर्कर को लेना। लेकिन आप कैसे साबित करोगे कि आप टीम वर्कर हो? टीम वर्कर बनने के लिए आपको दूसरी चीज़ें सीखनी पड़ेगी जो स्कूलों में नहीं सिखाई जाती, कॉलेजेस में नहीं सिखाई पड़ती। यानी इंटरव्यू में सफलता हासिल करने के लिए आप में वो गुण होने चाहिए जो अभी तक आपने अपने अंदर विकसित नहीं किए। आपको इंटरव्यू में ये साबित करना है कि आप टीम वर्कर हो, जो आपकी डिग्री में नहीं पता चलता। आपको ये साबित करना है कि आप ग्रुप में काम कर सकते हो। आपको ये साबित करना है कि आप ग्रुप में रहते हुए बेहतरीन ढंग से तालमेल कर सकते हो, कम्युनिकेट अच्छे से कर सकते हो, लोगों के साथ में अच्छे से तालमेल बिठा के काम कर सकते हो। आप लोगों को अच्छे से सुनते हो, सुन करके अच्छे से जवाब देते हो। आपका बातचीत करने का तरीका शानदार है, आपकी बॉडी लैंग्वेज सकारात्मक है, पॉजिटिविटी भरी हुई है आपके अंदर। आपके अंदर हर अवसर के अनुसार अपने आप को ढालने की क्षमता है। आप विवेकवान व्यक्ति हो, हर परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर सकते हो। तो ये सारी विशेषताएं इंटरव्यू में आपको मदद करती है। कुछ बातें इंटरव्यू में आपको मदद करती है, कुछ आपको डिग्री हासिल करने में मदद करती है। जो बातें आपको डिग्री हासिल करने में मदद करती है वो इंटरव्यू में मदद नहीं करती। जैसे इंडिविजुअलिस्टिक, अगर आप इंडिविजुअलिस्टिक हैं तो आप डिग्री हासिल करने में सफल हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ इंडिविजुअल ओरिएंटेड स्टडीज़ है हमारी एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसी है जिसमें आप इंडिविजुअलिस्ट हैं तो आप जल्दी से सफल हो जाते हैं। लेकिन अब हम वाकई वास्तविक जीवन की सफलता की बात करें तो वास्तविक जीवन में वो व्यक्ति सफल होते हैं जो समूह में रह करके काम करना जानते हैं, जो समूह से काम लेना जानते हैं, जो समूह को ऑर्गेनाइज करना जानते हैं, जो लोगों को संगठित करना जानते हैं, लोगों को संगठित करके उनसे काम लेना जानते हैं। ये बातें आपको जीवन में सफलता देती है। ये बातें हमारे कहीं स्कूलों में नहीं सिखाई जाती। ये बातें आपको व्यक्तिगत रूप से सीखनी पड़ती है। ये बातें आपको परिवार से सीखने को मिलती है। ये बातें आपको दोस्तों से सीखने को मिलती है, अगर आपके वाकई अच्छे दोस्त हैं। ये बातें आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में सीखने को मिलती है जहाँ आप नौकरी करते हैं। जहाँ आप नौकरी करते हैं वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वहाँ आपको ये सीखने को मिलता है कि किस प्रकार आपको दूसरों के साथ में एडजस्ट करना है, किस प्रकार आपको
लोगों के साथ तालमेल से रहना, है ना। इसीलिए आपने देखा होगा कोई भी कंपनी फ्रेशर को नौकरी नहीं देना चाहती, एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति को ही नौकरी देना चाहती है। फर्क क्या है? एक फ्रेशर और एक्सपीरियंस में बेसिक फर्क ये हो जाता है कि जब कोई व्यक्ति एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति होता है, जिसने पहले काम किया हुआ है, एक अच्छी जगह काम किया हुआ है, तो उसको ये समझ में आ जाता है कि एक कंपनी में सफलता हासिल करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन में सफलता हासिल करने के लिए कुछ दूसरी बातें चाहिए। वो बातें नहीं जो स्कूलों और कॉलेजों में सिखाई जाती, ये बातें उसको कंपनी में काम करके समझ में आ जाती है। भले ही आपके पास 6 महीने का वर्क एक्सपीरियंस है, आप किसी भी डिग्री होल्डर से ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि 6 महीने उस वर्क एक्सपीरियंस में आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। और अगर आप किसी बहुत शानदार ऑर्गेनाइजेशन में या किसी स्टार्टअप में काम कर रहे हैं, तो इन 6 महीने में आप इतना कुछ सीख जाते हैं कि पूछिए मत। इसलिए जो आपको जब भी काम करने के लिए तजुर्बा मिले, जब भी इंटर्नशिप का मौका मिले, जब भी नौकरी का मौका मिले, ये मौका मत चूकिए। ये वो मौका है जिससे आप अपने अपने अंदर छुपी हुई शानदार अच्छी आदतों को जगा सकते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज़ को जगा सकते हैं, अपने अंदर की जो प्रतिभा है उसको जगा सकते हैं। आपकी प्रतिभा छुपी रह जाएगी। क्यों? अगर आप अपनी प्रतिभा को डेवलप नहीं करेंगे तो, लेकिन आपकी प्रतिभा को डेवलप करने का तरीका क्या हो? आपकी प्रतिभा को डेवलप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी प्रतिभा को डेवलप करने के लिए अपने अंदर की प्रतिभा का विकास करने के लिए किसी कंपनी में थोड़ा काम करना पड़ेगा। वो बातें सीखनी पड़ेगी जो ना स्कूल में सिखाते हैं ना कॉलेज में सिखाते हैं। कैसे? जैसे ग्रुप में कैसे काम करें, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम करें, जैसे किस तरह से हम लोगों के साथ एडजस्ट हों, अपने आप को कैसे फ्लेक्सिबल बनाएं, ऑर्गेनाइजेशन की व्यवस्थाओं को कैसे सीखें, ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेट कैसे करें, लोगों के साथ में कैसे एडजस्ट हों, लोगों के साथ कैसे तालमेल बनाना सीखें। ये वो विशेषताएं हैं जो आपको जीवन में सफलता देगी। ये कैसे आपको मिलेगी? ये विशेषताएं आपको सीखनी पड़ेगी। कैसे? आप सीखिए इन विशेषताओं को वॉलंटरिज्म के द्वारा। कहीं नौकरी कर सको, कहीं वॉलंटरी सेवाएं दे सको, कहीं मौका मिला वॉलंटरी सेवाएं देने के लिए चले गए, ठीक है। जिससे मान लीजिए आपके मोहल्ले के लोग मिलकर के कोई वॉलंटरी एक्टिविटी कर रहे हैं, आप वहाँ पे एक वॉलंटियर के रूप में जुड़ जाते हैं, अपनी टाइम देते हैं, अपना समय देते हैं। आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपको लोगों के साथ में काम करना आता है। इसीलिए विदेशों में आजकल डिग्री के साथ वो हमेशा देखते हैं वॉलंटरी एक्सपीरियंस क्या है, क्या आपने कहीं अपनी वॉलंटरी सेवाएं दी है, आपके लिए दूसरे लोग क्या लिखते हैं, आपके लिए दूसरे लोगों के रिकमेंडेशन लेटर क्या कहते हैं, आपकी कौन सी स्किल्स को दूसरे लोग अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। ये स्किल्स, आपकी जो स्किल्स हैं, आज आप देखते हैं अधिक से अधिक लोग एक दूसरे को कहते हैं भाई मेरे लिंक्डइन पे ये स्किल्स को हाईलाइट कर दो, मेरे स्किल्स को आप हाईलाइट कर दो, मेरी स्किल्स के लिए अप्रिशिएट कर दो। आपको भाई आपने कोई अच्छा काम किया, दूसरा व्यक्ति कहता है भाई शाबाश, आप उसको क्या कहते हो? कोई शाबाशी मत दो, तुम लिंक्डइन पे जाओ, मेरी स्किल्स को हाईलाइट कर दो कि इस व्यक्ति में ये विशेषता है। इससे आपको बहुत फायदा मिलता है आगे। कैसे? जब आपका रिक्रूटमेंट होता है, आपका रिक्रूटर आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल को देखता है, लिंक्डइन प्रोफाइल को देखता है और देखता है आपको इतने लोगों ने एंडोर्स किया है। इससे क्या होता है? आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं, है ना। ये आज की नए जमाने की जरूरत है दोस्तों, और इनको समझिए, इनको समझ करके अपने आप को रेगुलरली डेवलप करने के लिए प्रयास करें।